जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे सारे ये पहले की भी सारी वीडियो 6-7 की भी पढ़ चुके हैं और क्लास 8 भी ख़त्म ही होने वाला है। हम लोग अभी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग हम लोग पूरा कर रहे हैं और इसके बाद जब सेकेंड रीडिंग पढ़ेंगे तो इसमें मेन हाईलाइटेड पॉइंट जो होगा फिर सेकेंड रीडिंग में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कहानियों को सिर्फ सरसरी नज़र से पढ़ेंगे, बाकी मेन टॉपिक जो होगा जहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसी को थोड़ा गहन अध्ययन करते हुए और बाकी कहानियों को हम लोग सरसरी नज़र में ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। महिलाएं जाति एवं सुधार, इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे। चलते हैं जहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बाल विवाह के विरुद्ध कानून, इनमें समाज के बारे में कैसे समाज में बदलाव हुआ हम लोग देखेंगे। जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद ने जो शुरू किया था, उसके बाद ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। तो इन सारे संगठनों ने जो सामाजिक सुधार संगठन थे उनके बारे में ही पढ़ेंगे और समाज में कैसे कैसे बदलाव आया इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। पहले बाल विवाह ही हो जाता था, बचपन में ही हो जाता था। बाल विवाह एक बाल वधू को भी दिखाया गया है यहाँ पे, और ये वकील साहब हैं, खड़े हैं। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी है कानून बनाने का संघर्ष, कानून बनाने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया और फाइनली 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया ये इम्पॉर्टेंट है। तो 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग फिलहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट में सेकंड रीडिंग में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे। ऐसे ही चीज़ों को चाहे तो अभी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड रीडिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। संभवतः हम सोच रहे हैं कि क्लास 8 जब ख़त्म हो जाए 6, 7, 8 का हाईलाइटेड पॉइंट का भी वीडियो बना दें। उसके बाद हम लोग 9 to 12 का पढ़ेंगे। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम में जो बाल विवाह होता था बच्चों का, महिलाओं का या पुरुषों का बचपन में ही विवाह हो जाता था। 7-8 साल की उम्र में विवाह हो जाता था। दोनों लोग कुछ जानते भी नहीं थे, तभी विवाह हो जाता था। इस पर रोक के लिए 1929 ईस्वी में अधिनियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया। अगर पूछ ले बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया या कब बनाया गया, तो 1929 ईस्वी में बनाया गया है। और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। इसमें जब सबसे पहले 1929 में जब बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून पारित किया गया, तो इसमें लड़कों की एज जो रखी गई थी कम से कम 18 साल का लड़का होना चाहिए और 16 साल की लड़की की उम्र होनी चाहिए। और बाद में इस एज को और बढ़ाते हुए लड़के की उम्र 21 साल कर दिया गया और लड़की की 18 साल कर दिया गया, जो आज भी चल रहा है। 8 साल की दुल्हन का ये चित्र दिखाया गया है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी कि 1900 कुछ ईस्वी के आसपास, 1901, 2, 5 प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का चित्र है एक बाल वधू का। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है, जबकि इतने सारे कानून बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कानून क्या करे जब उनके माता पिता ही कर देते हैं।
लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही आज भी लगभग 20% बालिकाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जा रही है। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना सभा जो था, प्रार्थना समाज वह भक्ति परंपरा का समर्थक था। इसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो बम्बई में परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? तो 1840 ईस्वी में किया गया। और कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ईसाई जाति के प्रचारक जो थे, ईसाई प्रचारक थे, वो 19वीं सदी में आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। उसी समय जिस समय स्कूल खोले जा रहे थे गरीब बच्चों के लिए, उसी समय शहरों में नई नई नौकरियां निकल रही थी, जिनकी तलाश में भी गांव से बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। और नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, उसमें सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। और शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के ही लोग थे जो मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे जब वहां पे काम की मांग बढ़ने लगी थी। तो कुछ लोग असम, मरीशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। नए स्थानों पर जहाँ इन लोगों ने काम किया वहाँ बड़ी मेहनत का काम था, बहुत कठोर काम था। परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को या गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट दिलाने का एक मौका था, क्योंकि गांव में जमींदारों से इनको बड़ा अपमान सहना पड़ता था। तो उसकी अपेक्षा ये काम ज़्यादा इनके लिए बढ़िया था। वहाँ उनसे उस अपमान से छुटकारा भी मिल जाता था वहाँ पे रहने पर। और एक कूली जहाज का यहाँ चित्र दिखाया गया है। एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी का जॉन एलन नामक एक कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मरीशस ले जाया जाता है। यहाँ पे भारतीय कूलियों को ये जॉन मरीशस नामक एक जहाज है, जॉन एलन नामक एक कूली जहाज है, जिसके द्वारा भारतीय मजदूरों को मरीशस ले जाया जा रहा है, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जाति के थे। जूते कौन बना सकता है? यहाँ जूते बनाते हुए मजदूर को दिखाया गया है। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। उस समय जो लोग अछूत जाति कहा जाता था, जो इस तरह का काम करते थे, चमड़े की जात काम करते थे, इन्हें
नीची नज़र से देखा जाता था और अछूत माना जाता था, क्योंकि ये वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। 1914 से हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के दौरान सेना को जूतों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई थी। सेना को मांग बहुत ही ज़्यादा हो गई थी जूतों की, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ जूता बनाने वालों को। जब मांग ज़्यादा बढ़ गई प्रथम विश्व युद्ध में सेना को, तो इन लोगों ने, जूते बनाने वाले लोगों ने अपनी कीमत ज़्यादा बढ़ा दी, इससे इनको ज़्यादा फायदा हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग, ये मदिगा समुदाय के लोग हैं। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर हैं। ये लोग, इस समुदाय के लोग, मदिगा समुदाय के लोग आंध्र प्रदेश के हैं। वहाँ पे ये अछूत जात हैं और ये चमड़े का काम, जूता चप्पल का काम और पशुओं के शवों को साफ करने का काम करते हैं। इसमें ये माहिर हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, वहाँ पे लोगों की भी ज़रूरत बढ़ गई थी, इसलिए वहाँ पे नौकरियां भी निकल रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। महार रेजिमेंट में बहुत सी सारे अछूत जात में, महार जात से आने वाले समुदाय के लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। दलित नेता जो थे माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता भी एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं, अछूत लोगों को कक्षा में जगह नहीं दिया जाता था उस समय, यहाँ पे दिया गया है उसी का। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। 1829 की बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी में भी 1829 ईस्वी में अछूतों को, अछूत जात के लोगों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई अछूत लोगों ने, तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सुनने की इजाज़त दी गई। कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सिर्फ सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वह कमरे को दूषित न कर सकें। जहां ऊंची जात के लड़कों को पढ़ाया जाता है, उनके साथ नहीं बैठाया जाता था इन अछूत लोगों को। पहले तो स्कूल में ही नहीं घुसने दिया जाता था, परंतु जब इन लोगों ने आवाज़ उठाया तो इनको सिर्फ इतना छूट दे दिया गया कि कमरे के बाहर यानी कि कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सिर्फ ये लोग सुन सकते हैं बस, और कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ बैठ करके सुने बस। और कक्षा में भी नहीं जा सकते जहाँ पे ऊंची जात के बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ बैठने की अनुमति इनको नहीं थी, बैठने की, खेलने की, खाने पीने की या और उन सामानों का उपयोग करने की जहाँ पर ऊंची जात के लोगों के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे उनके साथ न खेलने की, ना वो जो नल का उपयोग करते थे उसका भी उपयोग करने की इजाज़त नहीं थी। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण मजदूरों के पास मजदूरी करते थे। यहाँ पे दिखाया गया है इनका चित्र। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। समानता और न्याय की मांग 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। गैर ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, ऐसी जातियां के भीतर भी 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है, उन जातियों के लोगों के भीतर भी भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत
घासीदास ने की। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया और इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने पूर्वी बंगाल में, बंगाल के पूर्वी हिस्से में अर्थात पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, यानी कि इनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, अर्थात मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, जो गैर ब्राह्मण जातियों के बीच में काम करते थे और गैर ब्राह्मण से थे अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने ही समाज सुधारक संस्थानों की स्थापना किया था। जो गैर ब्राह्मण समुदाय से आते थे, ऐसे लोगों ने ही किया था। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मणों के अधीनस्थ जितनी भी जातियाँ थी, बहुत ही उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें यहाँ तक कि अछूत जाति का भी कहा जाता था। उन्हें ब्राह्मण लोग या उच्च जाति के लोग जिन तालाबों का यूज करते थे, उनको उन तालाबों तक का यूज नहीं किया करने की अनुमति थी। तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। इसके खिलाफ समाज सुधारक लोगों ने बहुत ही कई सारे संस्थानों की स्थापना किया, बहुत ही सारे आंदोलन चलाए, जिससे बाद में आज की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार हम लोगों को देखने को मिलता है, जबकि पहले ही बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी इन लोगों की। आगे और हम लोग देखते हैं गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। ज्योतिराव फुले का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। ये बहुत ही मुखर नेताओं में, प्रसिद्ध नेताओं में गिने जाते हैं। 1827 ईस्वी में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था और ये ईसाई प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूलों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और बड़े होने पर इन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे और उससे श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण लोग कहते थे कि उस समय वो आर्य हैं और आर्य होने के कारण वो लोग श्रेष्ठ हैं। इसके विरुद्ध इन्होंने जमकर आवाज़ उठाई थी ज्योतिराव फुले ने। और इन्होंने फुले का तर्क था, अर्थात ज्योतिराव फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। इनका कहना था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों अर्थात आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा ज्योतिराव फुले का कहना था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ज्योतिराव फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों अर्थात श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों अर्थात अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा।
और ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक नामक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख दे रहे हैं। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, ज्योतिराव फुले ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक नामक संगठन की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। जातीय समानता के समर्थन में इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्रोत 3 हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी समाजवाद। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है। फुले, ज्योतिराव फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। ज्योतिराव फुले ने लिखा था कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुसलमान और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नत नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये ज्योतिराव फुले ने लिखा है, कास्ट की चाबुक। इससे ज्योतिराव फुले द्वारा लिखे गए काश्तकार की चाबुक से ये लिया गया है, ये वाला स्रोत जो अभी हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं हम लोग। 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी अर्थात गुलामी नामक एक किताब लिखी। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी अर्थात गुलामी नामक किताब भी लिखी है 1873 ईस्वी में, और 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इससे ये तो इम्पॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था और गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है 1873 ईस्वी में। गुलामगिरी नामक पुस्तक ये भी इम्पॉर्टेंट है। गुलामगिरी के रचयिता, पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ज्योतिराव फुले हैं, और सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी यही है। इससे लगभग 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी अर्थात गुलाम नामक एक किताब लिखी, और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। यानी कि इन्होंने उन अमेरिकियों को ये अपनी पुस्तक गुलामगिरी समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था, और इस तरह से भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों को, जो गुलाम थे अमेरिका में, उनकी दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था में अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह अर्थात फुले ने उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। यहाँ पे एक स्रोत और दिया गया है, स्रोत 4 हम लोग देखते हैं। हम भी इंसान हैं। 1927 ईस्वी में अम्बेडकर ने कहा था, 1927 ईस्वी में ज्योतिराव फुले का जन्मदिन भी है। 1927 में अम्बेडकर जी ने कहा था
और सॉरी 1827 ईस्वी में ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है। अठारह सौ सत्ताईस ईस्वी में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था। स्रोत 4 हम लोग देखते हैं। हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अंबेडकर जी किस लिए तालाब पर जाना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पे ऊंची जात के लोग जिन तालाबों का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, वहाँ पे निम्न जात के लोगों को इस्तेमाल करने का उन तालाबों की छूट नहीं थी, उन्हें अनुमति नहीं थी। इसलिए अंबेडकर जी ने यहाँ पर लिखा है कि 1927 में अंबेडकर ने कहा था कि हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था 1927 में। मंदिरों में कौन जा सकता है? उस समय ये भी सवाल खड़े होते थे। मंदिरों में भी अछूत लोगों को, निम्न जात के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो वही यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं कि मंदिरों में कौन जा सकता है। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूलों में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूलों में कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर भी काफ़ी कुछ लिखा। 1927 ईस्वी में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। 1927 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये महार जात से ही आते हैं अपने भीमराव अंबेडकर जी, जहाँ जो निम्न जाति के थे। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए जब भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, तो उसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और इससे ब्राह्मण पुजारी, जो ब्राह्मण जात के पुजारी थे, वे इस बात से बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। इन्होंने 1927 से लेकर के 1935 के बीच में मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। इस समय के बीच में वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ऐसा दिखाने के लिए इन्होंने कई आंदोलन चलाए थे। यहाँ पे मदुरई का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया यह चित्र है 1792 का, जिसमें मदुरई मंदिर का दिखाया गया है प्रवेश द्वार। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। मंदिर में जो इस तरह का आंदोलन चला, इसके पहले इन्हें अछूत जाति के लोगों को मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। ये मदुरई का मंदिर का चित्र दिखाया गया है 1792 ईस्वी का। गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण, गैर मतलब बिना, बगैर कह लीजिए। बगैर ब्राह्मण आंदोलन या गैर ब्राह्मण आंदोलन या बिना ब्राह्मण आंदोलन, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे उन लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की है।
इनका एक कहना था गैर ब्राह्मण लोगों का कि ब्राह्मण लोग तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। आर्य आक्रमणकारी जो उत्तर से आए थे भारत के, इन लोगों ने कहा कि ये उनके वंशज हैं और इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों अर्थात देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईबी, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं ईबी रामास्वामी नायकर। एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वह सन्यासी थे और उन्होंने इस संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। इन्होंने पेरियार अर्थात रामास्वामी नायकर मध्यवर्गीय परिवार से थे और इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया था, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। तो स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईबी रामास्वामी नायकर ने किया था। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक असमानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्हें कहा जाता है पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे, जिन्होंने जो मनु द्वारा लिखा गया था। उनका कहना था कि ब्राह्मणों के निचली जातियों पर अपनी सत्ता इनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यह दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का शक्ति से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया गया है उन पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी ये संघर्ष चल रहे हैं। यहाँ पे पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर का चित्र दिया गया है, ये फोटो है और यहाँ पे इनके द्वारा लिखा एक स्रोत दिया गया है कि पेरियार द्वारा रचित, कहाँ से लिया गया है ये स्रोत? पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नाइकल से लिया गया है, ये स्रोत वहाँ से लिया गया है। महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा है, तारा मुकूर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है।
ऐसा पेरियार महोदय ने लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग पढ़ चुके हैं, राजा राम मोहन राय ने किया था। और ये चित्र दिया गया है केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। इनका चित्र दिया गया है केशव चंद्र सेन का। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में की गई थी और राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक परंपराओं की इसके सदस्य जो होते थे वे अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था इसके सदस्यों को। अब ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। ब्रह्म समाज के संगठन ने डेरोजियो एवं यंग बंगाल, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इनका चित्र भी यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इन्हीं के द्वारा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में अध्यापक थे और इनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। सोच और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की संस्थापक यही थे, स्वामी विवेकानंद, जिनका यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया इस मिशन का, रामकृष्ण मिशन। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक ये रहे, 1863 से 1902 तक। स्वामी विवेकानंद इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त नाम था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलन आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद इन्हें बोलने का मौका मिला था। वहाँ पे 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद चल रही थी। वहाँ पे उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना सभा के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रार्थना सभा 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज कब स्थापित किया गया था? 1867 में बंबई में स्थापित किया गया था प्रार्थना समाज। और इस प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को मुक्त करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू बौद्ध इनकी प्रार्थना समाज की धार्मिक बैठकों में हिंदू बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। मद्रास चेन्नई में पड़ता है। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में और 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़वादी हिंदुओं के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सैयद अहमद खां द्वारा 1857 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1875 में सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था और बाद में ही इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ सैयद अहमद खां का फोटो भी यहाँ पे दिखाया गया है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर, जो पंजाब में पड़ता है, अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्ति करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। यहाँ पे खालसा कॉलेज अमृतसर का चित्र भी दिया गया है। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था ये खालसा कॉलेज अमृतसर में। यहाँ पे कुछ सही या गलत का निशान लगाने के लिए भी दिया गया है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए। बिल्कुल बनाए थे नए कानून। विवाह के बारे में भी नए कानून बनाए, गोद लेने पर भी कानून बनाए थे। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। नहीं, समाज सुधारकों ने तो प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर के ही समाज में सुधारने का प्रयास किया था। जैसे राजा राम मोहन राय ने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा ही लिया था। उसमें ऐसे विचारों को ढूंढा जाता था जो उनके विचारों का समर्थन के ऐसे वाक्यों को ढूंढ करके ये समाज सुधारक उसमें समाज में व्याख्यान देते थे, उसका हवाला दे करके समाज में सुधार करने का प्रयास करते थे। तो उनसे दूर नहीं रहना पड़ता था, उनके नज़दीक रहना पड़ता था। ये यहाँ पे गलत दिया गया है कि समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था, नहीं उससे नज़दीक रहना पड़ता था। तो यहाँ गलत है। सुधारकों को देश के सभी लोगों का समर्थन
मिलता था, तो सभी लोगों का समर्थन तो किसी को सब कभी नहीं मिला, तो ये भी गलत है। पूरा समर्थन नहीं मिलता था कभी। कभी आज भी किसी को पूरा सभी लोगों का समर्थन तो ना कभी मिला है किसी को, ना कभी मिलेगा, आज भी नहीं मिलता। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था पूरा समर्थन। उनके आलोचक भी आते थे, उनका विरोध भी होता था, यहाँ तक कि कई लोगों का तो समाज ने बहिष्कार भी कर दिया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया तो नहीं 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, 1929 में ही तो शायद पारित किया गया था, या 1927 में पारित किया गया था, देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में ही पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, 1829 में नहीं, 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, तो ये गलत है। 1829 दिया गया है, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। यहाँ 1929 में पारित किया गया था, 1929 ईस्वी में। तो ये भी गलत है। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। यदि आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। इससे सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। और पढ़ाना सिर्फ हमारा एक शौक़ है, बाकी नौकरी करते हैं, घर चलता है, तो इससे हमें कोई वो नहीं है। सारी चीज़ें हम निःशुल्क ही उपलब्ध कराते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।